हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है महत्वपूर्ण यंत्र तथा उनके आविष्कार से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी द्वारा पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो है यंत्रों के नाम होंगे और कुछ जो है जो उनके खोजकर्ता हैं उनके भी नाम हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। तो और पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है कि क्षेत्र मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्र मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए करते हैं? आपके ऑप्शंस हैं क्षेत्र, सड़क दूरी, दिशा या क्षेत्र की ऊंचाई। तो बताइए फ्रेंड्स कि क्षेत्र मापन का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, क्षेत्र मापी को प्लान मीटर भी कहते हैं, ठीक है, और इसका प्रयोग करते हैं क्षेत्र को मापने में। ठीक है, इसका नाम से ही आप जान रहे होंगे कि क्षेत्र मापी यानी क्षेत्र को मापने वाला। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, निमज्जित वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? आपके ऑप्शन है रडार, सोनार, कावासार या पल्सर। तो फ्रेंड्स बताइए कि निमज्जित वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस उपकरण का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनार, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सोनार का यूज़ करते हैं निमज्जित वस्तुओं का पता लगाने के लिए। किसी जो है निमज्जित वस्तु जो मतलब जो जल के भीतर डूब जाती है, जैसे डूबे हुए जहाज का या किसी डूबी हुई पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। और कभी कभी सोनार का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है, RANGING, ये याद रखिएगा। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सोनार का फुल फॉर्म। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है कि समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा तो इसका आंसर बता देंगे आप। ऑप्शन है सोनार, रडार, लेजर या मेजर। तो फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया कि समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए जैसे कि समुद्र में जो है जहाज हो गया, पनडुब्बियाँ हो गई, ठीक है, किसी भी गहराई में पता लगाने के लिए हम लोग जो है सोनार का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न के लिए आपका बिल्कुल सही उत्तर है, सोनार। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन भी शायद जो है सोनार से ही होगा, क्योंकि काफ़ी घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। चलिए, वो प्रश्न है कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो रडार, सोनार, पुकर या उक्त में से कोई नहीं। बताइए कि इसमें से कौन सा ऐसा उपकरण होता है जो ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये होता है सोनार आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना घुमा क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन की रखा हुआ था कि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं, ठीक है, सॉरी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यंत्र कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो फ्रेंड, ऐसा कौन सा यंत्र है जिसका यूज़ कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए आपके ऑप्शंस है द्रव घनत्व मापी, सोनोमीटर, रक्तदाब मापी या विद्युत मापी। तो फ्रेंड्स, किस यंत्र का यूज़ कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनोमीटर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। सोनोमीटर का यूज़ होता है जो है कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, सोनोमीटर। सभी इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए, हालांकि पीडीएफ में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। तो जल प्रवाह को मापने की यूनिट बताना है आपको। तो आपके ऑप्शंस हैं माइक्रो में हो, ओम मीटर, मिली क्यूरी या क्यूसेक। वेरी इजी क्वेश्चन।
इसको मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो मेरे आरआरबी, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के थे। आप लोग उनको भी ज़रूर देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड, जल प्रवाह को मापने की जो यूनिट होती है इसको हम बोलते हैं क्यूसेक, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्यूसेक। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्यूसेक होती है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगले देखते हैं अगला प्रश्न। इसे क्यूबिक भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है, क्यूबिक। तो ये भी आप याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा क्यूसेक और क्यूबिक में, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम नहीं है। तो फ्रेंड्स, गति, वेग, बल, आघूर्ण और विस्थापन में से कौन सा वेक्टर परिणाम नहीं है, बताइए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये वेक्टर परिणाम होते क्या हैं, तो क्योंकि अगर हम आपको आंसर बता देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जो ये वेक्टर जो परिणाम होते हैं यानी कि वेक्टर राशियाँ, तो ये वेक्टर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें जो है व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम, ठीक है, दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन्हें वेक्टर राशियाँ कहते हैं, यानी कि दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब बताइए कि अब आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गति, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये जो है वेक्टर परिणाम नहीं है, ठीक है। और ये वेग, बल, आघूर्ण, विस्थापन, ये सभी जो है वेक्टर राशियाँ हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कुछ अन्य जो है वेक्टर राशियाँ हम तो आपको बता देते हैं, जैसे कि बल हो गया आपका, ठीक है, बल, दाब, ठीक है, बल, दाब, वेग, जैसे दिया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपकी वेक्टर राशियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन गति नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए इसमें बताइए, शायद सेम क्वेश्चन है, ठीक है, हटाते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें बेतार संचार करने में समर्थ बनाती है। तो ऐसा कौन सी वायुमंडल की परत है जो हमें वायरलेस जो है कम्युनिकेशन करने में सक्षम बनाती है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल या मध्य मंडल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाह्य वायुमंडल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। बाह्य वायुमंडल जो है एक ऐसी परत होती है जो हमें बेतार संचार करने में समर्थ बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और अगर कभी इसकी जो है थिकनेस पूछ ले सतह की, तो ये होती है 480 किलोमीटर, ठीक है। यह परत जो है 480 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर होती है, ठीक है, पृथ्वी की सतह से, ठीक है, पृथ्वी की सतह से लगभग 480 किलोमीटर ये ऊपर होती है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो फ्रेंड्स, जहाज़ों में समय मापने के लिए किस उपकरण का यूज़ करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसका यूज़ हम जहाज़ों में समय को मापने के लिए, समय का पता लगाने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रोनोमीटर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। क्रोनोमीटर का यूज़ जहाज़ों में समय मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्रोनोमीटर। देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो, कंडीशन दी गई हुई है कि अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो इसमें उसके में जो है परिवर्तन क्या होगा। द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना रहता है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना रहता है, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, या भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, बताइए आप लोग। ये कंडीशंस दी गई हैं, बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना रहता है, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। देखिए, उसका जो वेट होता है वो बदल जाएगा लेकिन उसका जो द्रव्यमान है वो उतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कि पृथ्वी का मतलब जो है पृथ्वी पर भार का कितना होता है चांद पर, तो वो होता है 1/6, ठीक है, 1/6, ठीक है। किसी वस्तु का चांद पर उसके जो है पृथ्वी का भार 1/6 भाग होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया। तो लार्ट्रॉस, स्टीव जॉब्स,
जिलेट या स्टीव चेयर में से सेफ्टी रेजर का आविष्कार किस। तो फ्रेंड्स जो सेफ्टी रेजर का आविष्कार है, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जिलेट, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। और जो है इन्हीं के नाम पे आज जो थोड़ा कॉस्टली होती है ब्लेड्स वो यूज़ होती है, जैसे कि जिलेट। तो जिलेट इसका राइट आंसर है, लेकिन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वर्ष 1901 में, ठीक है, 1901 में, ठीक है, किंग सी जिलेट, इनका पूरा नाम था किंग सी जिलेट, किंग सी जिलेट, ठीक है। इन्होंने पहले सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया था। कब हुआ था? तो 1901 में, ये याद रखिएगा, 1901 इंपॉर्टेंट रहता है, कभी पूछ ले। चलिए, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपके ऑप्शन है जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो इनमें से बताइए कि पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था। आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको बता देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। पेंसिलिन का जो है आविष्कार ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था सन 1928 में। अगर कभी पूछ ले कि पेंसिलिन की खोज कब हुई, तो सन 1928 में पेंसिलिन की खोज हुई थी, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था। फ्रेंड्स इसमें पारद थर्मामीटर का आविष्कार पूछा गया है, यानी कि मरकरी थर्मामीटर, ठीक है। तो इसका आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं प्रिस्टले, फ़ारेनहाइट, न्यूटन या गैलीलियो। तो फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ़ारेनहाइट। जो मरकरी थर्मामीटर है इसका आविष्कार किया था डॉक्टर डी.जी. फ़ारेनहाइट ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगर कभी पूछ ले कि इसका आविष्कार या इसकी खोज कब की गई थी, तो ये की गई थी 1714 ईस्वी में, ठीक है। 1740 में ये जो है मरकरी थर्मामीटर का यानी कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो जी मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जे.एल. बेयर्ड या थॉमस बोरो में से किसने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है कि रडार का आविष्कार किसने किया, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो बताइए कि रडार का आविष्कार किसने किया। आपके ऑप्शंस हैं फ्रेड मॉरिसन, एच.एल. टेलर तथा लियो सी यंग, वैन टासल या डब्ल्यू.के. रॉन्टजन। फ्रेंड्स बताइए कि रडार का आविष्कार किसने किया। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एच.एच. टेलर तथा लियो सी यंग, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इन्होंने जो है रडार का आविष्कार किया था, ठीक है फ्रेंड्स, रडार का। और इसका कब किया था, तो 1930 में, 1930 में, ठीक है। 1930 ईस्वी में रडार का आविष्कार किया गया था। क्लियर फ्रेंड्स। देखते हैं अगला प्रश्न। और हाँ, इसका फुल फॉर्म बताया था, तो इसका फुल फॉर्म होता है रडार का जो है रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बताया था, पूछा भी गया है और मैंने पिछले भी डिस्कस किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया। तो टीके का आविष्कार किसने किया। जेम्स सिम्पसन, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी यानी कि एडवर्ड जेनर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था, और विश्व में टीकाकरण की देन इन्हीं की है, एडवर्ड जेनर की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। और अगर सिंपल अभी जैसे क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे पूछ ले तब भी आपका एडवर्ड जेनर ही राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि फोटोन की खोज किसने की। तो इसमें आपको फोटोन की खोज बताना है किसने की। तो आपके ऑप्शंस हैं जॉर्ज क्रम, अल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी कैवेंडिश या हम्फ्री डेवी। तो बताइए कि फोटोन की खोज किसने की थी। तो फ्रेंड्स सन 1905 में, 1905 में, ठीक है,
अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा फोटॉन की खोज की गई थी? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर फ्रेंड्स? अल्बर्ट आइंस्टीन कब की थी? तो 1905 में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि लेज़र का आविष्कार ने किया था। अब बताना है आपको कि लेज़र का आविष्कार किसने किया था। तो आपके ऑप्शंस हैं A.H. टेलर, T.H. मैमन, ली दे फॉरेस्ट्स या थॉमस एडिशन। तो लेज़र का आविष्कार किसने किया? किसका जो है किसने जो है लेज़र का आविष्कार किया था, बताइए आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बताते हैं। तो लेज़र का आविष्कार किया था T.H. मैमन ने। ठीक है, T.H. मैमन ने लेज़र का आविष्कार किया था। और जो लेज़र है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान से सुनिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेट एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी खोज की गई थी 1960 में, 1960 में। ठीक है, फुल फॉर्म के लिए आप वीडियो 10 सेकंड बैक कर लीजिए। ठीक है, आपको पता हो जाएगा। और जो है लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो T.H. मैमन ने 1960 में। ठीक है, मैंने भी डिस्कस किया हुआ है 1960। क्लियर फ्रेंड्स? ये सन भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेंगे क्योंकि अगर क्वेश्चन कभी जो है हार्ड लेवल से पूछेगा तो सन ही पूछेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जकारियास जानसेन्स का ने किसका आविष्कार किया था? तो ये क्वेश्चन है कि जकारियास जानसेन ने किसका आविष्कार किया था। आपके ऑप्शन हैं जेट इंजन, रेडियम, सूक्ष्मदर्शी या विद्युत लैंप। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा यानी कि माइक्रोस्कोप। तो जकारियास जानसेन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। यह अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया? अच्छा क्वेश्चन है। कालमापी यानी कि क्रोनोमीटर। ठीक है, क्रोनोमीटर की खोज किसने की थी, बताइए आप लोग। ऑप्शंस हैं जॉन हैरिसन, विलियम हार्वे, फ्राइज ग्रीन या रॉबर्ट कोच। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन हैरिसन, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कालमापी का आविष्कार जॉन हैरिसन ने किया था। ठीक है, और ये कब किया था? तो 1761 में। ठीक है, 1761 में। ठीक है, ये भी आप याद रखिए। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। अब बताना है आपको कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपके ऑप्शन हैं डेवी, डैमलेर, डीजल या चार्ल्स। तो फ्रेंड्स बताइए कि गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी डैमलेर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इनका फुल फॉर्म गोटलिब डैमलेर था। इन्होंने आधुनिक गैस इंजन का जो है निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? तो 1887 में। ठीक है, 1887 में गैमलेर द्वारा गैस इंजन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, आपका अगला प्रश्न है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो कार्ल बेंज, सर फ्रैंक विटलर, माफ कीजिए विटल, थॉमस सेवरी या माइकल फेराडे में से किसने जेट इंजन का आविष्कार किया था, बताइए आप लोग। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी सर फ्रैंक विटलर, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। इन्होंने जेट इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला क्वेश्चन है कि वायुयान का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो हम लोग बिना ऑप्शंस के इसको बता देंगे। इसको राइट ब्रदर्स ने किया था। ठीक है, आर्विले राइट एंड विल्बर राइट ये भाई थे। ठीक है, इन्होंने माफ कीजिए वायुयान का आविष्कार किया था। ठीक है, 17 दिसंबर, ठीक है, 17 दिसंबर 1903 को। ठीक है, ठीक है, अमेरिका में हुई थी। ठीक है, इसकी पहली उड़ान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो सीसा, एल्यूमिनियम, निकेल या तांबा में से ऐसी कौन सी धातु है जो वायुयान के रॉकेट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका एल्यूमिनियम।
वायुयान का रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का यूज़ वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत की खोज किसने और तड़ित चालक और द्विफोक्सी का आविष्कार किया। तो विद्युत की खोज किसने की और तड़ित चालक और द्विफोक्सी का आविष्कार किसने किया। तो सिंपल सा है, बता दीजिए कि तड़ित चालक का खोज किसने किया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि तड़ित चालक का जो है और द्विफोक्सी का आविष्कार किसने किया था, तो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट पियरी, अमुंदसेन, तास्मान या जॉन केबोट में से किसने जो है उत्तरी ध्रुव की खोज की थी, बताइए आप लोग। तो फ्रेंड्स ये की थी रॉबर्ट पियरी ने, और उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर है, रॉबर्ट पियरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला और अंतिम प्रश्न है कि नौसेना के निम्नलिखित जहाज़ों में से किस वाहक की पहचान की है। तो ऐसा इनमें से बताइए कौन है जो नौसेना विमान जो है वाहक है, मतलब कि अपने नौसेना का विमान है। ऑप्शन है INS विराट, INS तलवार, INS राजपूत या INS मैसूर। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग प्लीज़ लाइक करके जाएं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाएं, सब लोग शेयर करना ना भूलें ताकि और लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर फ्रेंड्स।